विशाल अपनी पत्नी सोनम, दो बच्चों और माता-पिता के साथ दिल्ली के हरिनगर इलाके में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। सोनम एमए बीएड की पढ़ाई की थी, पर बच्चों के होने के बाद उसने स्वेच्छा से स्कूल की नौकरी छोड़ दी। विशाल अच्छा काम कर रहा था, इसीलिए घर खर्चे में कोई दिक्कत नहीं आई। विशाल के माता-पिता भी बहुत सहयोगी थे। उसके पिता अपनी पेंशन से घर के लिए फल सब्जी ले आते थे और माँ सोनम की घर के कामों में मदद करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक कोरोना काल आ गया। इस दौरान विशाल की नौकरी चली गई। कोरोना की दूसरी लहर में उसके पिता की मृत्यु हो गई। कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो सब ओर से एक साथ आती है। ऐसा ही विशाल के परिवार के साथ हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी विशाल को दूसरी नौकरी नहीं मिली। घर खर्च चलाने के लिए सोनम ने स्कूल में फिर से अध्यापिका की नौकरी कर ली। सोनम की सास अपने पति की मृत्यु के बाद बहुत अकेली और कमजोर हो गई। उनका शरीर इस लायक नहीं रहा कि वह सोनम की घर के कामों में मदद कर सके। इसीलिए सोनम स्कूल जाने से पहले नाश्ता और लंच बनाती, दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती और फिर खुद स्कूल के लिए निकल जाती। हालात इतने खराब थे कि उन्हें काम वाली भी हटानी पड़ी। स्कूल से आने के बाद सोनम घर की साफ सफाई करती और कपड़े धोती, सबको गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती और 15-20 मिनट ही आराम कर पाती कि फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाते। बच्चों को पढ़ाते हुए बीच में 15 मिनट के लिए उठकर खुद के और सबके लिए चाय दूध बनाती। फिर ट्यूशन खत्म करने के बाद रात के खाने का इंतजाम करती। सबको खाना खिलाकर रसोई समेटने से पहले अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान देती। फिर रसोई समेटकर सबसे आखिर में सोती। पिछले 1.5 साल से ऐसा ही चल रहा था। विशाल घर में होने के बावजूद भी सोनम की किसी भी काम में मदद नहीं करता था। उसके अहंकार को चोट ना पहुंचे, इसीलिए सोनम उस घर के किसी काम में मदद के लिए नहीं कहती थी। अकेले ही बहादुरी से सोनम घर और बाहर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। विशाल किसी नौकरी का इंटरव्यू देने गुड़गांव गया। उस दिन बहुत ठंड थी और वह ठीक से कपड़े पहनकर नहीं गया, जिस कारण उसे कोल्ड स्ट्रोक हो गया और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिस दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके अगले दिन सोनम स्कूल जाना बहुत जरूरी था। वह छुट्टी ना ले पाई। उस दिन उसने अपनी ननद रूपा से अस्पताल में रुकने को कहा। रूपा ने जब अपने घर में बताया तो उसकी सास बोली, ऐसी क्या नौकरी हो गई तेरी भाभी की जो एक दिन अपने पति के लिए छुट्टी नहीं ले सकती? शर्म आनी चाहिए तेरी भाभी को। रूपा ने उस समय बहस करना सही नहीं समझा और वह अस्पताल के लिए निकल गई। उसने शाम को अपनी भाभी को अपनी सास की बात बताते हुए कहा कि बार बार वह ऐसे अस्पताल में नहीं रुक पाएगी। अभी विशाल को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली थी और सोनम की छोटी बेटी भी बीमार पड़ गई। ना वह स्कूल की ज़्यादा छुट्टियां ले सकती थी और ना ही ट्यूशन की। जैसे तैसे सब संभाल रही थी। एक दिन उसकी मौसी सास आई हुई थी। जब वह उनके लिए चाय देने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी मौसी सास उसकी सास से कह रही थी, कैसी औरत है सोनम, अपना पति और बच्चे भी नहीं संभाल सकती। बच्चे को बीमार कर दिया और पति को अस्पताल ही पहुंचा दिया। अगर उस दिन ढंग से विशाल को कपड़े दे देती तो वह बीमार नहीं होता। सोनम को बुरा तो लगा, पर वह चुपचाप चाय देकर वापस आ गई। अगले दिन विशाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और बेटी की तबीयत में भी सुधार आ गया। वह विशाल को उसकी दवाई समझाकर स्कूल चली गई। जब वह स्कूल से वापस आई तो देखा कि विशाल बुखार से तप रहा है। पूछने पर पता चला कि विशाल अपनी सुबह की दवाई लेना भूल गया था। उसकी सास बोली, जब तक विशाल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती क्या?
तुम्हें उसके खान पान और दवाई का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारा पति? सोनम ने बहस करना सही नहीं समझा और उसने विशाल को दवाई दे दी। फिर वह रोज के काम में लग गई। 2-4 दिन में हालत सामान्य होते चले गए और क्रिसमस तक विशाल बिल्कुल ठीक हो गया। 29 तारीख को विशाल ने कहा, कुछ समय से सब कुछ बहुत अवसादग्रस्त चल रहा है। आशा करता हूँ कि नया साल नई उम्मीद लेकर आए। क्यों न 31 तारीख को रूपा और उसके परिवार को बुलाकर छोटा सा जश्न करें। खुशियाँ मनाएंगे तो और भी खुशियाँ आएंगी। थोड़ा बच्चों के लिए भी मनोरंजन हो जाएगा। सोनम समझ नहीं पा रही थी कि किसी को उसकी हालत और थकान क्यों नहीं दिख रही। यदि वह कुछ भी कहेगी तो उसे यही ताना सुनना पड़ेगा, तुम घर चला रही हो तो क्या अकड़ दिखाओगी। इसीलिए बिना कुछ कहे उसने बात मान ली। उसकी मौसी दिल्ली में अकेली रहती थी। उनके बेटे बहू विदेश में रहते थे। इसीलिए रूपा के परिवार के साथ उसने अपनी मौसी सास को भी आमंत्रित कर लिया। 31 दिसंबर को भी उसे स्कूल जाना था। स्कूल से आते ही उसने ट्यूशन कैंसिल की और जश्न की तैयारियों में लग गई। धीरे धीरे सब आने शुरू हो गए और सोनम सबकी खातिरदारी में और भी व्यस्त हो गई। रूपा उसकी मदद करने उठती तो विशाल उसे यह कहकर बिठा लेता, अरे वह कर लेगी, तुम मेरे साथ बैठो। सोनम बहुत बुरी तरह से थक गई थी पर काम करे जा रही थी। जब उसने दाल परोसना शुरू किया तो उसके हाथ से दाल गिर गया और दाल रूपा की सास पर गिर गई। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इसीलिए बुलाया था तुमने अपने घर ऐसी बेइज्जती करने के लिए? माफ़ कीजिएगा आंटी जी, गलती से हो गया, अभी साफ कर देती हूँ। सोनम ने माफ़ी मांगते हुए बोली। तभी सोनम की मौसी सास बोल पड़ी, कैसी हो तुम? बिल्कुल सोनम, बिल्कुल फूहड़, तुमसे तो कुछ उम्मीद नहीं संभलता। जी मौसी जी, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मुझसे कुछ नहीं संभलता। पिछले 1.5 साल से आकर आप ही तो मेरा घर संभाल रही हैं। जैसे पाप का घड़ा भर जाता है वैसे ही आज सोनम के बर्दाश्त का घड़ा भी भर गया और वह जवाब देने से अपने आप को रोक ना पाई। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, 2 पैसे क्या कमाने लग गई, अकड़ दिखा रही है, शर्म लिहाज सब भूल गई है। तमतमाई हुई मौसी सास बोल पड़ी, जी मौसी जी, क्योंकि इन्हीं 2 पैसों से मेरा घर चल रहा है और शर्म लिहाज की तो बात आप मत करिए। शर्म मुझे नहीं आपको आनी चाहिए। क्या कहा था आपने? मैंने अपना बच्चा बीमार कर दिया और मैंने विशाल को अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ, मैंने दोनों को बीमार जानबूझ के किया। हद हो गई, घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए भी जिम्मेदार मैं कैसे हो गई? आपका विशाल कोई 2 साल का बच्चा है जिसको मैं बताऊंगी नहीं तो पता नहीं चलेगा कि बाहर कितनी ठंड है और क्या कपड़े पहनने चाहिए। क्या उसकी अलमारी में हाथ नहीं जाता? क्या वह खुद कपड़े निकाल कर पहन नहीं सकता? सोनम ने गुस्से में कहा। इस पर विशाल बोला, 2 साल से तुम पैसे कमाने लग गई हो तो ऐसे बात करोगी? इतने सालों से जब से मैं पैसे कमा रहा था तो मैंने तुम्हें कभी जताया कि तुम काम नहीं करती और घर में मेरे पैसे से चलता है? बिल्कुल नहीं जताया, क्योंकि हमने कभी जताने का मौका ही नहीं दिया आपको। घर से दफ्तर जाने से पहले और दफ्तर से आने के बाद घर के काम नहीं करने पड़ते थे। कोई बीमार हो जाता था तो उसका इल्ज़ाम आपके सर पर नहीं लगता था। किसी के बीमार होने पर यदि आप दफ्तर से छुट्टी नहीं लेते थे तो आपको बेशर्म नहीं कहा जाता था। बार बार आपको आपके कर्तव्य याद नहीं दिलाए जाते थे। विशाल, आप तो आंखें खोलिए, आप खुद सोचिए, पिछले 1.5 साल में यदि आप बाहर जाकर काम नहीं कर पाए, पैसे नहीं कमा पाए तो आपने घर के किस काम में मेरी मदद की? जब आप पैसे कमाने जाते थे तो मैं आपसे घर के किसी काम में किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं करती थी, तो मुझसे क्यों उम्मीद की जाती है कि मुझे कोई मदद भी नहीं मिलेगी और मुझे सब काम अकेले ही करने होंगे?
घर पर होने के बावजूद क्या आपने कभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया? क्या कभी राशन, फल, सब्जी लाने में मेरी मदद की? और तो और आपकी माँ बीमार हो जाती है तो उन्हें भी मैं ही दिखा कर आती हूँ। आप उन्हें तक दिखाने नहीं जाते। आपको बुरा ना लगे, इसीलिए कभी इस किसी तरह के सहयोग के लिए मैं नहीं बोली। पर अफ़सोस आपको भी कभी नहीं दिखा कि आपको मेरा सहयोग करना चाहिए। मैं अगर थोड़े सहयोग की उम्मीद कर रही हूँ तो इसमें कमाई की अकड़ दिखाने जैसा कुछ नहीं है। गृहस्थी मिलकर चलती है, केवल एक के कंधे पर सारा बोझ डाल कर नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, यदि आपको मेरी तरह काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद सब घर का काम भी देखना पड़े तो क्या आप कर सकते हैं? विशाल की आंखें शर्म से झुक गईं। अपने बेटे को इस तरह देखकर विशाल की माँ सोनम से बोली, इतने सारे लोगों के सामने अपने पति का यूं अपमानित करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी पत्नी हो तुम और कैसी माँ हैं आप? जब आपकी बहन आपकी बहू के लिए इतने गलत शब्द बोल रही थी तो आपने अपनी बहू का पक्ष क्यों नहीं लिया? जब आपकी समधन और बहन आपकी बहू को इतने लोगों के सामने अपमानित कर रही थी तब आपने पूछा कुछ क्यों नहीं? बोला सोनम ने अपनी सास से। फिर सोनम ने सबके आगे हाथ जोड़कर कहा, यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मेरे भी बर्दाश्त की कोई सीमा है। कृपया उस सीमा को ना लांघें। नए साल की एक नई उम्मीद है के साथ स्वागत करना चाहती हूँ कि आप जैसे लोग दूसरों की भावनाओं की कदर कर सकें, उनके मुश्किल हालातों में उनको बुरा भला कहने की वजह से है उनकी मदद कर सके, अपना सहयोग दे सके और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उनसे हुई भूल चूक माफ़ कर सके। ऐसा कहकर सोनम ने रूपा को आवाज़ लगाई और कहा, चलो दीदी आ जाओ, थोड़ी मदद कर दो, मिलकर काम करेंगे। जश्न मिलकर मनाना है तो काम भी मिलकर करना है। रूपा और सोनम खाना लाने रसोई में चले गए। विशाल भी मदद करने चला गया और बाकी सब चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।